दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक शॉर्ट स्टोरी कफन। कफन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यह स्टोरी सबसे पहले 1936 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। ये मानव के मन के अनेक दृश्यों, चेतना के अनेक छोरों, सामाजिक कुरीतियों और आर्थिक उत्पीड़न के विविध आयामों को संपूर्ण कलात्मकता के साथ अनावृत करती है। कहानी के तीन मुख्य किरदार, घीसू जो एक पिता है, माधव उसका बेटा और बुधिया जो माधव की पत्नी है, जो गर्भवती है और अभी बीमार है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखी एक कहानी कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाजें निकलती थीं कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना काम चोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने के लिए कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूले वाले भी बिल्कुल आशा ना रहने पर भी इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे जाते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेत से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून मारकर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते थे। ऊख यानी गन्ना। घीसू ने इसी आकाशवर्ती से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। इन दोनों बेगौरतों को दोजक बढ़ती रहती थी। जब से वह आई ये दोनों और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए और आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहीं हूं। तो तुम ही जाकर देखो ना।
मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं। और मुझसे लज जाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं? उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूं, कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा? सोंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी पैसे नहीं दे रहे, वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात उनकी हालात से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और एक किसान के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीतियों का पालन करता, इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निहारता से लोग बेवजह फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकालकर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था, इतना भी सब्र नहीं था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता। उस पर अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वे अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में कई बार आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वह बोझ नहीं भूलता। तब से फिर उस तरीके का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरीके के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, अब क्या क्या बताऊं। उस भोज में क्या स्वाद मिला, कोई रोक टोक नहीं। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसे खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते, मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी, खड़ा हुआ ना जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाफ्त था यह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा? वह जमाना दूसरा था। अब तो बस सबको किफायत सोचती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में कमी तो है नहीं, हाँ खर्च में किफायत सोचती है। तुमने 20 एक पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने न खाई होंगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गुंडेलियां मारे पड़े हों, और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाके देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह
धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था।